इंडिया टूवर्ड्स 2030 द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्रिएशन ऑफ वेल्थ। नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से दिवाली के इस पावन अवसर पर आप सबके साथ कुछ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री और कंपनीज के बारे में चर्चा कर रहा हूं। लेकिन ये खाली दिवाली पिक्स ना होते हुए हम समझेंगे कि ये कंपनी या पर्टिकुलर इंडस्ट्री हम क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं। दोस्तों, एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन जो आज जो 2020 से 2030 की ओर हो रहा है, दोस्तों उसे अगर हमने समझा तो कोई स्टॉक पिक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम पार्ट 1 में समझेंगे ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है। पार्ट 2 में समझेंगे इस ट्रांसफॉर्मेशन से कौन सी वेल्थ क्रिएटर्स बाहर निकल के आएंगे, कौन से बेनिफिशियरी इंडस्ट्रीज और कंपनीज ये ट्रांसफॉर्मेशन का रूप है। सो फ्रेंड्स, इंडिया टुवर्ड्स 2030। दोस्तों, एक बहुत ही बढ़िया बात रखी थी श्री स्वामी विवेकानंद जी ने। वी आर द मेकर्स ऑफ अवर ओन फेट। हमारा भविष्य हम खुद लिखते हैं, बनाते हैं। द विंड इज ब्लोइंग, those vessels whose sails are unfurled catch it and go forward on their way. But those which have their sails furled do not catch the wind. Is that the fault of the wind? दोस्तों, पवन आ चुका है इंडिया के जबरदस्त ग्रोथ का। इस जबरदस्त पवन में जो बोट अपने आप को ओपन रखेगी वो पवन का पूरा फायदा उठा पाएगी। इसी प्रकार से जो इन्वेस्टर अपने आप को ओपन रखेंगे वो इंडिया का जो ट्रांसफॉर्मेशन 2030 की ओर हो रहा है, जो भारत वर्ल्ड के टॉप कंट्रीज में जा रहा है, जिस प्रकार से इंडिया का ग्रोथ हो रहा है, हम अगर हमारे माइंड को ओपन रखेंगे तो हम इस इकोनॉमिक बूम का पूरा फायदा उठा पाएंगे। अगर इतनी इकोनॉमिक बूम के बावजूद भी अगर पोर्टफोलियो ना बढ़े तो क्या इसमें भारत का फॉल्ट है? हरगिज नहीं दोस्तों, हमें हमारे माइंड को ओपन रखना होगा। दोस्तों, 3 फेज मैंने यहाँ पे बताए हुए हैं। फेज 1 जो कि था आजादी से लेके 1991 तक का, आजादी से लेके 1991 तक का, जबकि वर्ल्ड से हमने आधा ग्रोथ किया था। ये दोस्तों बिल्कुल अच्छी बात नहीं थी कि दुनिया उस समय पूरे ग्रोथ में थी, 11% के ग्रोथ से बढ़ रही थी, लेकिन इंडिया का ग्रोथ उस समय खाली 7% था। और किस प्रकार से 1991 में एक फाइनेंशियल क्राइसिस में हम लोग आए। दोस्तों, लिबरलाइजेशन की शुरुआत 1991 के बाद से हुई और फेज 2 की शुरुआत हुई। दोस्तों, हम कहा 70वें नंबर पे थे। इंडिया का पोटेंशियल हिडन था। दोस्तों, इंडिया का पोटेंशियल टॉप 3 कंट्रीज में आने का था, लेकिन वो हिडन पोटेंशियल 1991 के लिबरेशन के बाद बाहर आया और इंडिया एंटर हुआ फेज 2 में, जिसमें हम करंट सिनेरियो में है। दोस्तों, इस वजह से हम 17 से आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं। और इसी वजह से दोस्तों, जो इंडिया से दुनिया से आधे ग्रोथ पे हम बढ़ रहे थे, दोस्तों देखिए फेज 2 में किस प्रकार से भारत दुनिया से डबल स्पीड से बढ़ रहा है, जबकि पूरी दुनिया का ग्रोथ मंदा है। 5% से हम उनसे डबल स्पीड से बढ़ रहे हैं। अंदाजा लगाइए, इसी प्रकार से अगर हमने हमारे पैराशूट्स ओपन किए होते फेज 1 में, तो जब दुनिया 11% से बढ़ रही थी, क्या इंडिया भी चाइना, सिंगापुर, कोरिया जैसी कई कंट्रीज की तरह क्या हमारा भी ग्रोथ जबरदस्त होता कि नहीं? चलो दोस्तों, जो बीत चुका उसका कोई बात नहीं, पर अभी ग्रोथ का पूरा फायदा लेना है। दोस्तों, अभी हम एंटर हो रहे फेज 3 में, जिसे हम फ्यूचर कहते हैं। दोस्तों, फेज 3 जहां की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होने की ओर भारत बढ़ रहा है। दुनिया 5% के कगार से बढ़े ऐसी उम्मीद है। पर दोस्तों, आने वाले खाली दशक नहीं, पर दोस्तों आने वाले 3 एक दशक भारत 9% ग्रोथ से बढ़े ऐसी उम्मीदें कई अलग अलग वर्ल्ड वाइड एजेंसीज की है।
यानी आने वाला समय दोस्तों भारत का है। हम कैसे बदले दोस्तों? इंडिया किस प्रकार से रिफॉर्म किए हमने 1991 के क्राइसिस के बाद। दोस्तों पिछले 25 सालों में इसी वजह से कोई डाउट नहीं है, कंसिडरेबल प्रोग्रेस हमने किया है। दोस्तों इसी वजह से आप 1991 का भारत देखो तो आज महाराष्ट्र का जीडीपी 1991 के इंडिया से ज्यादा है। यह है दोस्तों जबरदस्त चेंज पिछले 25 सालों का। दोस्तों जीडीपी के साथ निफ्टी भी बढ़ा है 2001 2001 में, 2001 में, जबकि जीडीपी हमारा आधा ट्रिलियन था, निफ्टी 1400 था। आज की अगर हम बात कहें, निफ्टी करीबन 3 ट्रिलियन पहुंच चुका है। दोस्तों हम पिछले साल ही 3 ट्रिलियन पहुंच जाते हैं। कोविड ने एक जबरदस्त ब्रेक लगाई, ना सिर्फ इंडिया को बल्कि पूरे दुनिया को। दोस्तों हम करंट स्टेज में 3 ट्रिलियन नहीं है, पर हम 18,000 निफ्टी आ चुका है, क्योंकि इस साल ये 2022 की 2021 की बातें चल रही है। तो दोस्तों इंडिया इस साल 3 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर पहुंचेगा, और बाजार ऑलरेडी दोस्तों फ्यूचर देख के 18,000 पहुंच चुका है। दोस्तों बहुत लोगों को लग रहा है कि बाजार महंगा है, 2030 की ओर जरा नजर करो, जीडीपी 6 ट्रिलियन होना चाहिए। ये मिनिमम बेस लेवल एक लिया हुआ है दोस्तों, हम इसके ऊपर बात करेंगे। पर 6 ट्रिलियन की जीडीपी यानी निफ्टी आपका 30,000 पार होना चाहिए आने वाले 8 सालों में। दोस्तों जैसे आज हम दिवाली की बात कर रहे हैं, दिवाली यानी दोस्तों अभिमान के सामने सच्चाई की जीत। कितनी सारी चीजें सिखाई है हमें रामायण ने। दोस्तों जब इनकी लाइफ में वनवास था, तो हमारी लाइफ में भी करेक्शन पीरियड क्यों नहीं आ सकता है? जरूर दोस्तों तैयार रहे, कभी भी बाजार में करेक्शन मोड्स आएंगे, तो उसकी तैयारी दोस्तों हमें रखनी होगी। लेकिन जिस प्रकार से दोस्तों दो वनवासियों ने बिना कोई टूल्स, बिना कोई बड़ी टीम के जबरदस्त सफलता हासिल की, दोस्तों उस प्रकार से आज भी जो निवेशक निवेश कर रहे हैं भरोसे के साथ, हो सकता है उनके पास लिमिटेड सोर्सेज हो, लिमिटेड फंड हो, लेकिन दोस्तों आने वाला कल दोस्तों आपका है। ये दिवाली ने हमें दोस्तों सिखाया है, उसी का तो हम सेलिब्रेशन करते हैं दोस्तों हर साल। दोस्तों ये प्री कोविड सिनेरियो है, कई एजेंसीज के ये एस्टिमेट थे कि दोस्तों 2030 में इंडिया का जीडीपी 9 ट्रिलियन होना चाहिए था, स्ट्रॉन्ग रिफॉर्म के बल पर। अगर रिफॉर्म स्ट्रॉन्ग ना हो तो दोस्तों ग्रोथ हमारा 6 to 7% होगा होता, जो केस में 6 से 7 ट्रिलियन जीडीपी होती। ये एस्टिमेट दोस्तों प्री कोविड थे। 2047 दोस्तों 2047 इसलिए लिया है, आप बोलोगे 2050 क्यों नहीं लिया? लेकिन दोस्तों इंडिया के लिए 2047 बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगले साल 1947 से लेके अगर हम गिने तो हम 75 साल हमारी आजादी के पूरे करेंगे दोस्तों। तो ये एक इम्पोर्टेंट लैंडमार्क हम पहुंचेंगे। उसी प्रकार से 2047 यानी 100 साल का भारत हो जाएगा, 40 ट्रिलियन। दोस्तों भारत टॉप 3 कंट्रीज में होगा। ये प्री कोविड लेवल जरूर है दोस्तों। कोविड ने 1-2 साल हमें डिले कर दिया है। तो ये जो 9 ट्रिलियन इकोनॉमी जो 2030 में प्रेडिक्ट की गई थी, ये कोविड से पहले थी। अब कोविड के कारण हम 9 ट्रिलियन तो पहुंचने वाले, पर हम 2 साल लेट पहुंचेंगे। दोस्तों पोस्ट कोविड अगर हम हमारी इकोनॉमी देखें, एस्टिमेट करीबन 7 ट्रिलियन के होते हैं दोस्तों। 500 लाख करोड़ की आपकी जीडीपी होती है, जो भी 200 लाख करोड़ की है। पर हेड इनकम जो आज इंडिया की खाली 1.5 लाख रुपया है, ये करीबन 4 लाख रुपये की पर हेड इंडिविजुअल इनकम पहुंचेगी। दोस्तों 51% पॉपुलेशन प्रोडक्टिव होगी दोस्तों। आधा भारत प्रोडक्टिव, यानी दोस्तों अगर प्रोडक्टिव होगा दोस्तों, हमें करीबन 1 करोड़ एम्प्लॉयमेंट हर साल का तैयार भी रखना होगा दोस्तों। करीबन
50% population, that is more than half of the workforce will require reskilling to meet future talent demands. दोस्तों रिस्किलिंग की जरूरत पड़ेगी। जो एग्जिस्टिंग आज हमारे पास स्किल है वो हो सकता है आने वाले समय में जबरदस्त ग्रोथ पाने के लिए सफिशिएंट ना हो, तो हमें सीखना भी होगा। दोस्तों अर्बनाइजेशन, अवर मीडियन एज by 2030 will rise from 27 years in 2019 to 32 years in 2030। ये दोस्तों सही बात है। 2030 में हमारी मीडियन एज करीबन 31 की होगी, फिर भी हम यूएस और चाइना से बहुत यंग होंगे। दोस्तों अर्बनाइजेशन जबरदस्त होने की उम्मीद है ये दशक में। अब दोस्तों जरा सोचो कौन सी इंडस्ट्री इसका फायदा उठाएगी। जस्ट थिंक अबाउट इट। हम आगे जा रहे पीछे जा रहे हैं, फिर क्यों घबराना दोस्तों। सिटीज, भारत की जो सिटीज है दोस्तों, इसमें करीबन 40% पॉपुलेशन रहेगा 2030 में। आज दोस्तों ज्यादातर भारत आज रूरल में है दोस्तों। अर्बन पॉपुलेशन, इंडिया अर्बन पॉपुलेशन 75% कंट्रीब्यूट जीडीपी को करेगी। दोस्तों अभी भी अर्बन पॉपुलेशन कम है, जीडीपी को वो ज्यादा ही कंट्रीब्यूट करती है। और दोस्तों 2030 में अर्बन पॉपुलेशन जबरदस्त बढ़ने वाली है। जो आपका जो दिल्ली है ये टोक्यो को ओवरटेक कर सकता है सबसे बड़े एग्लोमेरेशन में। दोस्तों 2030 आते आते ये बदलाव हम देखेंगे दोस्तों दिल्ली में भी। दोस्तों आज जो करीबन 10 लाख शहर है, सॉरी 42 सिटीज है इंडिया में, 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन वाले, ये 68 सिटीज होंगे। तो दोस्तों भारत में सिटीज बढ़ेंगे 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेटेड। अब दोस्तों अगर ये होता है तो वहां पे क्या बदलाव आएंगे। इंफ्रा की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी वहां पे। India's required annual spending on infrastructure will touch around 7 to 8% of its GDP. India's leading cities will be among the fastest growing in the world। जी हाँ दोस्तों, भारत के शहर दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग शहरों में से होंगे। अब सोचो कौन इसका फायदा उठाएगा दोस्तों। 2030 में टेक्नोलॉजिकल बदलाव आएंगे दोस्तों। 85 करोड़ स्मार्टफोन यूजर और करीबन 93 करोड़ इंटरनेट सब्सक्राइब, करीबन हम कह सकते हैं 100 करोड़ के आसपास के दोस्तों इंटरनेट यूजर हो सकते हैं। अर्बन पॉपुलेशन दोस्तों जैसा हमने बताया करीबन 41% होगी, यानी 60 करोड़ रेसिडेंट्स दोस्तों अर्बन में होंगे। गुजरात, केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु वो करीबन 60% अर्बनाइज्ड होंगे। दोस्तों ये जो पिछले 10 साल के जो बदलाव आए उसमें चाइना में यही चीज देखी गई है। खाली चाइना नहीं, जो भी कंट्री डेवलप हुई है वहां पे ये बूम आया है दोस्तों। टेक्निकल डिमांड, डिमांड फॉर टेक प्रोफेशनल्स post incorporation of automation and other tech platform is likely to grow by 130%। तो टेक प्रोफेशनल तैयार रहो, डिमांड आपकी जबरदस्त रहने वाली है। उसके साथ ही दोस्तों रिटेल बूम रहेगी दोस्तों। इंडिया उभर कर आने वाला है, तीसरा सबसे बड़ा कंजप्शन का मार्केट होगा यूएस और चाइना के बाद। दोस्तों इसी प्रकार से इंफ्रा की बूम की तैयारी रखो दोस्तों। 2030 आते आते 10 में से 9 इंडियन जो 15 साल की ऊपर की एज के होंगे वो ऑनलाइन होंगे। तो ऑनलाइन रिटेल एक बड़ा शेयर आने वाले समय में लेगा। इन सारी चीजों के आधार पर जब सोचो कौन सी इंडस्ट्री बढ़ सकती है दोस्तों। by 2030 residential real estate has the potential to almost double from the current stock। अभी करीबन 15 लाख यूनिट है दोस्तों की सिटीज में, ये यूनिट करीबन 30 लाख हो जाएंगे दोस्तों। नाउ थिंक अबाउट इट। इन सारे बदलावों से दोस्तों क्या फर्क हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप जरूर कहोगे दोस्तों कंट्री वाइज डिजिटल एडॉप्शन कैसा है। दोस्तों जस्ट 5 साल पहले जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था उस समय कई लोगों के कमेंट थे कि भारत तैयार नहीं है। दोस्तों आप ये डेटा देख सकते हो दोस्तों,
जी हाँ, मैं मानता हूँ दोस्तों, कंट्री में, इंडिया में अभी भी बाकी बहुत सी कंट्रीज से डिजिटल एडॉप्शन हमारा कम है, लेकिन आप ये बात भी नहीं जुटला सकते कि 2014 से 17 के दरमियान 90% ग्रोथ हुआ है। दोस्तों, भारत लीडिंग है, फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज में से है, जहां पे डिजिटल एडॉप्शन हुआ है दोस्तों। तो कोई डाउट नहीं है, भारत अपने आप को दोस्तों एडॉप्ट कर रहा है। कई प्रोफेशनल्स की अलग अलग फील्ड में जरूर पड़ेगी दोस्तों। अगर आप अपने आप को एज अ प्रोफेशनल तैयार कर रहे हो, जरूर दोस्तों आपकी जरूर पड़ने वाली है दोस्तों। इनके अलावा अगर हम टोटल वर्ल्ड एक्सपोर्ट का शेयर देखें, तो दोस्तों हम कहाँ है? हम कहीं नहीं है। 1.7 चाइना को देखिए दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, वी आर टू लेज इन वर्ल्ड एक्सपोर्ट। दोस्तों, कोई भी चीज खरीदने से पहले अगर हमें 2030 में भारत को टॉप पे देखना है, अपनी कंट्री को, तो दोस्तों मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया पे फोकस कीजिए। कोई भी चीज खरीदने से पहले अगर हम ये सोचें कि मुझे पहली प्रायोरिटी मेरे भारत की देनी है, कि हाँ, जरूर घूमने जाइए, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, बैंकॉक, मलेशिया, पर पहली अपनी भारत की भी ट्रिप लगाइए। राइट दोस्तों, इंडिया को हमें ज्यादा प्रमोट करना है दूसरों से ज्यादा। अगर ये करते हैं तो हमारा एक्सपोर्ट भी दोस्तों जबरदस्त बढ़ना चाहिए दोस्तों। दोस्तों, फास्टेस्ट ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग हब्स बाय 2025, दोस्तों भारत से देखिए कितनी जबरदस्त उम्मीदें है। तो कोई डाउट ही नहीं है दोस्तों, भारत अपने रास्ते पे दोस्तों निकल चुका है। अब सिटीज के ग्रोथ देखिए दोस्तों, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, सिटी के ग्रोथ जबरदस्त होने वाले हैं। और सिटी वाइज कंट्रीब्यूशन भी दोस्तों इन्हीं सिटीज में जबरदस्त रहेगा दोस्तों। दिस ऑल आर द रियल जीडीपी सिटीज ऑफ इंडिया फ्रेंड्स। दोस्तों, इसके साथ ही बड़े टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हो रहे हैं जो बिजनेस को इम्पैक्ट कर रहे हैं दोस्तों। सोशल मीडिया, ऑटोमेशन, स्मार्टफोन्स। अब आने वाले समय में आप में से जो भी लोग निवेश कर रहे हो, जो भी लोग बिजनेस कर रहे हो, जो भी लोग तैयारी कर रहे हो प्रोफेशनल्स की, जस्ट अंदाजा रखो, ये बड़े बदलाव आने वाले समय में अलग अलग बिजनेस में होने वाले हैं दोस्तों। सोशल मीडिया, ऑटोमेशन, स्मार्टफोन्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वर्चुअल ऑगमेंटेड रियलिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, 3D प्रिंटिंग, बिग डेटा, कॉन्टैक्टलेस पेमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन चीजों की वजह से लोगों के बिजनेस में जबरदस्त बदलाव होंगे। तो अब हमें बिजनेस ये भाषा में सोचना पड़ेगा दोस्तों। कई लोगों को लगता है भी टूरिज्म जबरदस्त थमा हुआ है, सही बात है आपकी दोस्तों। अभी के समय में जैसे वर्ल्ड का डेटा है, सबसे बड़ा सेक्टर दुनिया का क्या है? जी हाँ, एक जमाने में एग्रीकल्चर था, मैन्युफैक्चरिंग था दोस्तों। अब आज का 2016 का ये डेटा है दोस्तों, रिटेल दुनिया का सबसे बड़ा सेक्टर है। फाइनेंशियल सर्विस दूसरे नंबर पे आता है, कंस्ट्रक्शन थर्ड, और फोर्थ पे आता है ट्रैवल एंड टूरिज्म। पर दोस्तों, अगर आप जॉब, डायरेक्ट जॉब क्रिएशन देखो, तो ट्रैवल एंड टूरिज्म का डायरेक्ट जॉब क्रिएशन में एक बड़ा योगदान है। आप देखिए दोस्तों, फाइनेंशियल सर्विस और बैंकिंग से भी ज्यादा दुनिया भर में, तो भारत में भी दोस्तों ट्रैवल टूरिज्म पे जो इतना फोकस किया जा रहा है, ये हमें भी इसमें अपना कंट्रीब्यूशन रखना होगा दोस्तों। अपने शहर को स्वच्छ रख के, अपनी लोकेलिटी को प्रमोट करके दोस्तों। राइट, पहला टूर दोस्तों हम सब भारत की लगाएंगे इस बार, पूरे भारत में घूमना है और फिर दुनिया की सैर करें दोस्तों। राइट, ये इंडिया के टूरिज्म को दोस्तों बूस्ट कर सकता है दोस्तों। रिटेल सेक्टर पे जस्ट आप देखिए, अगर हम रिटेल सेक्टर का कंपोजिशन आज का देखें दोस्तों, 88% ट्रेडिशनल बिजनेस है 2017 का दोस्तों। इसमें 9% ऑर्गेनाइज्ड रिटेल है, जिसमें आपके बड़े डिपार्टमेंट स्टोर वगैरह आते हैं, और 3% ई कॉमर्स दोस्तों। 2021 का अगर डेटा देखें तो 18% ऑर्गेनाइज रिटेल हो चुका है।
दोस्तों ई कॉमर्स 3 से 7 हो चुका है, यानी जबरदस्त ग्रोथ दोस्तों ई कॉमर्स और ऑर्गेनाइज रिटेल में हो रहा है। तो दोस्तों रिटेल को भूलिएगा नहीं जब भी आप अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाते हो दोस्तों। तो दोस्तों एक जो बड़ी अड़चन है यहाँ पे रिटेल में दोस्तों, ये अपॉर्चुनिटी भी हो सकती दोस्तों। एक तरफ हम रिटेल के बूम को कहते तो है, लेकिन जैसे अभी 2018 के रैंकिंग के हिसाब से इंडिया 44th रैंक पे है, जो इतना अच्छा नहीं है दोस्तों। इंडिया में एवरेज ट्रक स्पीड करीबन 30-40 की रहती है, जो ग्लोबल 60-80 की है दोस्तों। टर्न अराउंड टाइम पोर्ट्स का आप देख सकते हो कितना बड़ा डिफरेंस है। लॉजिस्टिक कॉस्ट जीडीपी की 14% है, तो ये किसको भरनी पड़ती है दोस्तों? ओवर एक्चुअली कस्टमर जो खरीदता है और कंपनी जो धंधा करती है, इन दोनों के बीच ही तो ये बढ़ती है दोस्तों। तो ये चीजें कैसे घटेगी? इंफ्रा स्पेंडिंग से। तो इसके लिए भी तैयार हो जाओ दोस्तों। ये चीज घटाने के लिए आने वाले समय में काम भी हो रहे हैं। एग्रीगेटर सर्विस सेक्टर को भूलना नहीं दोस्तों, ये भी एक जबरदस्त इमर्जिंग सेक्टर है दोस्तों, जो पिछले कुछ समय में दोस्तों जबरदस्त बड़ा बना। आपको पता ही है दोस्तों, एयरबीएनबी हो, ओला हो, उबर हो, जोमेटो, स्विगी, आईआरसीटीसी, पॉलिसी बाजार वगैरह वगैरह किस प्रकार से दोस्तों जबरदस्त ग्रोथ की कगार पे पहुंचे। टेक्नो टेक्नोलॉजी एडॉप्शन की वजह से दोस्तों कस्टमर को इन एग्रीगेटर की वजह से सर्विस मिली है। जो ज्यादा अच्छी सर्विस देगा वो कंपनी अब बड़ी बनेगी और आगे बढ़ेगी। तो अपने पोर्टफोलियो को जब बनाते इसे भूलना नहीं है दोस्तों। कई लोग कहते हैं दोस्तों इंडिया में फॉर्मल फाइनेंशियल इंक्लूजन काफी कम है दोस्तों। आप देख सकते हो यहाँ पे दोस्तों, फॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ाव 15 से बड़ी उम्र वाले लोगों का अब देखो तो जैसे 2014 में बहुत कम था, खाली 50% लोग कुछ न कुछ फाइनेंस के साथ फॉर्मली जुड़े थे दोस्तों। दूसरी कंट्रियों के मुकाबले ये बहुत कम था, लेकिन हमने ये पिकअप पकड़ ली है दोस्तों। पिछले 4 सालों में जबरदस्त काम इस स्पीड पे हुआ है, जिसका जीता ज्यादा उदाहरण ये ग्रोथ से दोस्तों आप देख पा रहे हो। और ये चाहिए, अगर ये नहीं हुआ तो डिजिटल एडॉप्शन दोस्तों कमी रह जाती है दोस्तों। यहाँ पे आपके सामने है डेटा। अभी भी दोस्तों जैसे 15 साल से बड़ी उम्र के व्यक्ति ने कोई डिजिटल पेमेंट पे ट्रांजेक्शन किया, ऐसे 29% है। इसे हम दूसरी कंट्रीज से अगर कंपेयर करें तो बहुत ही कम है अभी भी दोस्तों। कुछ कोई भी प्रकार की डिपॉजिट या विड्रॉ नहीं किया ऐसे लोग इंडिया में देखो तो 48%, कितना बड़ा वर्ग है दोस्तों। जबकि आप दूसरी कंट्री से कंपेयर कर रहे हो तो वहां पे बहुत कम है। पर जो पहला डेटा देखा, जो ग्रोथ हमने फाइनेंशियल इंक्लूजन में देखा है दोस्तों, ये अब ये गैप को दोस्तों फिल करेगा दोस्तों। 15 साल से बड़ी उम्र के व्यक्ति ने अगर कोई सेविंग किया है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ तो 20% है। अगेन दोस्तों जो बहुत कम है। इसी को आप क्रेडिट कार्ड या बोरोइंग से कंपेयर करो, इंडिया में क्रेडिट भी बहुत कम है दोस्तों। इन्हीं ये गैप जैसे जैसे फिल होगी, अब आप जरा अंदाजा लगाओ कौन सी कंपनियों को दोस्तों फायदा होगा? फाइनेंस कंपनियों को होगा कि नहीं होगा? इन्हीं चीजों से दोस्तों बनना चाहिए हमारा पोर्टफोलियो दोस्तों। डिफेंस, इनफैक्ट हम देखें दोस्तों, भारत दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट आर्म फोर्स है दोस्तों। टॉप 5 कंट्रीज में हमारा नाम आता है मिलिट्री स्पेंडर्स में। इसके बावजूद भी दोस्तों हम पूरे डिपेंड थे इंपोर्ट पे। लेकिन आपको पता ही है अभी जस्ट डिफेंस पे एक बजट सेंक्शन हुआ है और हमने देखा है पिछले समय में किस प्रकार से दोस्तों डिफेंस पे काम हुए हैं दोस्तों। इन सारी चीजों के आधार पर अगर हम पोर्टफोलियो बनाते हैं दोस्तों, तो इन्वेस्टमेंट की प्रायोरिटी हमारी कैसी बनती है? टॉप प्रायोरिटी दोस्तों रिटेल को मिलनी चाहिए। फिर चाहे वो स्टोर हो, ई कॉमर्स हो, रेस्टोरेंट हो, बेवरेजेस हो, वगैरह वगैरह, बड़ा लिस्ट बनेगा दोस्तों रिटेल का। अब आप ई कॉमर्स में डालोगे, स्टोर्स में नहीं डालोगे, रेस्टोरेंट में नहीं डालोगे, बेवरेजेस में डालोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पैसा तो बनना ही है दोस्तों जब आप रिटेल में डाल रहे हो।
प्रायोरिटी 2 होनी चाहिए फाइनेंस और टेक्नो। ये ऐसा नहीं है टेक्नो पहली फाइनेंस दूसरी, नहीं, ये दोनों ही दूसरी प्रायोरिटी है दोस्तों, सेकंड प्रायोरिटी। क्योंकि दोस्तों जैसे कोई भी इंडस्ट्रीज बूम पड़ती है, टेक्नो की जरूरत पड़ती है, फाइनेंस की जरूरत पड़ती है दोस्तों। तो अगर हम पहले फाइनेंस देखें तो रिटेल फाइनेंस, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, ये सब बूम है दोस्तों। यहाँ पे पैसा अपना होना ही चाहिए। टेक्नोलॉजी में दोस्तों कंपनियों को टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, आप लोगों को टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। आईटी कंसल्टिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सॉफ्टवेयर एग्रीगेटर, स्पेशल कंज्यूमर सर्विस, ये सारा लिस्ट होना ही चाहिए कि नहीं होना चाहिए दोस्तों। तीसरी प्रायोरिटी दोस्तों हेल्थ की होती है, राइट। तीसरी प्रायोरिटी देखो, लाइफ में पहली प्रायोरिटी हेल्थ, पर पोर्टफोलियो में तीसरी। तो फार्मा, हेल्थ केयर सर्विसेज, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, बायोटेक वगैरह वगैरह। इसी प्रकार से तीसरी प्रायोरिटी इंफ्रा है दोस्तों, ये दोनों साथ में। कंस्ट्रक्शन, सीमेंट की कंपनियां, आयरन एंड स्टील, रियल्टी, होम फर्निशिंग, टेलीकॉम, ये आपकी तीसरी प्रायोरिटी होनी चाहिए। फोर्थ प्रायोरिटी में मिसलेनियस, राइट, ट्रैवल, टूरिज्म वगैरह वगैरह, इसे हम रिटेल में भी दोस्तों गिन सकते हैं। दोस्तों ये सबको कंबाइन करे दोस्तों, रेस्टोरेंट में क्या जुबिलेंट में पैसा नहीं लगाना चाहिए दोस्तों? 10 साल पहले भी ये कंपनी आपके पास थी, आज भी है दोस्तों। ऑर्गेनाइज रेस्टोरेंट जबरदस्त ग्रोथ करना चाहिए, जुबिलेंट प्रायोरिटी होनी चाहिए यहाँ पे 5%। दोस्तों टॉप परसेंटेज वाली कुछ कंपनियां हम देखें तो रिटेल फाइनेंस जबरदस्त ग्रोथ करना चाहिए, अभी थोड़ा प्रॉब्लम में है रिटेल फाइनेंस, पर यस हम वापस ग्रोथ में देखेंगे तो क्यों ना हो बजाज फाइनेंस। दोस्तों अगर हाउसिंग फाइनेंस पे आप फोकस करते हो तो क्यों ना हो एचडीएफसी। अगर आप बैंकिंग पे फोकस करते हो तो क्यों ना हो एचडीएफसी बैंक। अगर आप आईटी कंसल्टिंग कंपनी लेवल पे फोकस करते हो, यानी कंपनियों को जो कंसल्टिंग की जरूरत पड़ेगी, तो क्यों ना हो टीसीएस। अगर हम हेल्थ पे फोकस करेंगे तो क्यों ना हो डॉक्टर लालपत। अगर हम स्टोर में जाएंगे दोस्तों, स्टोर में कितनी भीड़ है वो तो आप जानते ही हो, तो क्यों ना हो डीमार्ट। दोस्तों अगर हम इसी प्रकार से रिटेल और टेलीकॉम का कॉम्बो पैक चाहते हैं तो क्यों ना हो रिलायंस, 3% वेटेज। दोस्तों अगर हम लाइफ इंश्योरेंस, लोग इंश्योरेंस पे पैसा लगाने ही वाले हैं दोस्तों, अगर लाइफ इंश्योरेंस पे फोकस करना चाहते हैं तो क्यों ना हो एचडीएफसी लाइफ। अगर हम यहीं पे इन्वेस्टमेंट पे फोकस करना चाहते हैं तो क्यों ना हो सीडीएस। दोस्तों अगर हम डिजिटल मार्केटिंग पे फोकस करना चाहते हैं, हमने अभी फिगर्स देखी थी ना बिजनेस के बदलाव, सबसे बड़ा बदलाव डिजिटल मार्केटिंग ने लाया है, तो क्यों ना हो एप्पल। अगर हम इंटरनेट बेस या सॉफ्टवेयर बेस या तो फिर टेक्नोलॉजी बेस बढ़ना चाहते हैं, क्यों ना हो एलटीटीएस। अगर हम इंटरनेट बेस कंपनीज पे निवेश करना चाहते हैं, क्यों ना हो इन्फो एज यानी कि नौकरी। अगर हम स्पेशल कंज्यूमर सर्विसेज पे फोकस करना चाहते हैं, अगर आपने देखा ही है कि 1 करोड़ जॉब देनी होगी, तो यहाँ पे ये नौकरी.com टीम लीज उनकी बेनिफिशियरी। अगर आपको लगता है इंफ्रा स्पेंडिंग बढ़ेगा तो क्यों ना एलटी। अगर आपको लगता है लोग कमाएंगे, एसी खरीदेंगे, क्यों ना हो वोल्टास। अगर आपको लगता है लोगों की स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ने वाली है, क्यों ना हो टाइटन। अगर दोस्तों आपको लगता है हम कंज्यूमर प्रोडक्ट खरीदेंगे, क्यों ना हो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट। अगर आपको लगता है हम घूमने जाएंगे, क्यों ना हो वंडरला। अगर आपको लगता है जनरल इंश्योरेंस यानी हेल्थ इंश्योरेंस या तो फिर मोटर इंश्योरेंस में स्पेंडिंग बढ़ेगा, क्यों ना हो आईसीआईसीआई। अगर आपको लगता है आने वाले समय में ट्रांसपोर्टेशन का एक बड़ा भाग रेल बनने वाला है, मेट्रो बनने वाला है, क्योंकि इतने बड़े शहर बनेंगे, कितना ट्रैफिक कंजक्शन दोस्तों। तो आईआरसीटीसी उसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी है दोस्तों। अगर आपको लगता है फार्मा में कुछ अच्छा चाहिए तो क्यों ना हो डिवीज। आपको लगता है सीमेंट बढ़ेगा, क्यों ना हो अल्ट्राटेक। आपको लगता है कि पेंट की कंपनियों में निवेश होना चाहिए, घर तो खरीदेंगे ही लेकिन उसके साथ रीपेंटिंग भी करेंगे तो एशियन पेंट होना चाहिए। अगर आपको लगता है इंफ्रा स्पेंडिंग बढ़ता है तो पीडीलाइट उसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी है दोस्तों। अब दोस्तों 2 लिस्ट इसलिए है क्योंकि ये टॉप प्रायोरिटी है।
शुरुआत यहीं से करनी चाहिए जहां पे ज्यादा वेटेज है। लेना तो स्टार्ट करो यार। क्या भाव के पीछे पड़ते हैं हम लोग, कितना भाव है, क्या भाव है, कब लेने का, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे को याद ही नहीं है मैंने 10 साल पहले शेयर कौन से भाव पे लिए। कुछ डबल लिए वो भी आज 10 गुना होंगे, कुछ आधे पे लिए वो भी ज्यादा होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। राइट, तो भाव छोड़ो ना यार, इकट्ठा करना चालू करो, अपने आप को बोलो कि मेरे को कितना ये सब इकट्ठा करना है। राइट, यहाँ पे दूसरा लिस्ट है, जो ये लिस्ट खत्म होने के बाद यहाँ पे शुरू करने का दोस्तों। ब्रिटानिया, नेस्ले, पैकेज फूड में मैं ढूंढ रहा हूँ कोई अच्छी दूसरी कंपनी है। अभी नहीं आईपीओ, कोई आएंगे देखूंगा मैं। हेवल्स, नो डाउट केबल्स यानी इंफ्रा का स्पेंडिंग बढ़ेगा, हेवल्स को फायदा होना है दोस्तों। पेज इंडस्ट्रीज, हम खुद पे भी तो खर्चा करेंगे, तो पेज है उसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी। दोस्तों खुद पे खर्चा करेंगे तो रिलैक्स यानी फुटवेयर, यार हो जाओ, मेट्रो का भी आईपीओ आ रहा है, वो भी अच्छी कंपनी है। अब आप में से किसी के पास बाटा है, रखो बाटा, इट्स ऑल राइट। दोस्तों हम जब खुद पे खर्चा करते, जब खुद के किचन को फर्निश करते, तो टीटी को, प्रेस्टीज को उसका लाभ होता है। राइट, अब जिन लोगों की ये सोच है कि भाई अल्कोहल बेवरेजेस के बगैर हमारी पार्टी पूरी नहीं होती है, तो उनके लिए यूबीएल रेडिको है। राइट, जो लोग ये सोचते हैं कि मेरे को अल्कोहल बेवरेजेस में निवेश नहीं करना है, हम लोग नहीं करते इस कंपनी में, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पर अभी आपके पास चॉइस नहीं है बेवरेजेस में दूसरी। राइट, वरुण बेवरेजेस है पर डेप्थ है वहां पे थोड़ी। तो मैं भी वेट कर रहा हूँ कोई अच्छी बेवरेजेस की कंपनी का कोई आईपीओ आएगा, जरूर तगड़ा पैसा हम उधर डालेंगे, 3 से 4 टका रुपया हम बेवरेजेस पे डालेंगे, क्योंकि ये फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है दोस्तों। राइट नाउ आई हैव नो चॉइसेस। राइट, तो थोड़ा वेट करूंगा इधर में। अगर लगता है 2-3 व्हीलर पढ़ेंगे, जरूर दोस्तों बजाज ऑटो पे फोकस करना चाहिए, दूसरी चॉइस नहीं है। आप बोलो इलेक्ट्रिक पे पैसा डालना है, अरे चॉइस तो होनी चाहिए, कहाँ पे डालोगे पैसा, अभी है क्या कोई अपॉर्चुनिटी। राइट, तो यहाँ पे बजाज ऑटो है आपके लिए। मारुति फ्रॉम पैसेंजर व्हीकल, दोस्तों पैसेंजर व्हीकल में जी हाँ दोस्तों, टाटा भी बहुत अच्छा काम कर रही है, उनकी बिक्री बढ़िया बढ़ी है। उन्होंने 2 साल पहले बोला था कि वी आर हाईली कमिटेड, हम जबरदस्त मॉडल लॉन्च करेंगे, उन्होंने किए, कोई डाउट नहीं है। पर अगर आप टाटा मोटर में निवेश करते भी हो, ध्यान रखना दोस्तों डेप्थ ज्यादा है, तो ये वेटेज मत बढ़ाना। 1% अगर टाटा मोटर में डाल रहे हो तो वो इनफ है। राइट, बहुत ज्यादा वेटेज नहीं डालना चाहिए क्योंकि रिस्क भी है वहां पे। राइट, पीआई इंडस्ट्री फ्रॉम कहां पे, या केमिकल। राइट, एग्रो केम में पीआई इंडस्ट्री। एचडीएफसी, एमसी और केम्स आते हैं आपकी म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंपनीज में, यानी इन्वेस्टमेंट का पार्ट हो गया दोस्तों। अब कहते हो पीयूष भाई गवर्नमेंट बैंकिंग में डालना है, देखो मैंने तो पैसा लगाया हुआ है, तो एसबीआई में 1% कर सकते हैं। आप बोलते हो नहीं डालना है, हटाओ यहाँ से, एचडीएफसी बैंक में 6 टका पैसा डालो, कर सकते हो ना ट्रांसफर। राइट, ये आपकी चॉइस है। देखो मैंने आपको बेस्ट कंपनी दी है, आप बोलते हो ऐसा नहीं करना है, आपको करना हो ऐसा भी कर सकते हो। यहाँ पे पैसेंजर व्हीकल, 2 व्हीलर दोनों दिया है, आप बोलते हो मेरे को एक ही चढ़का डालना है, करो, 1 का 2 टका वेटेज कर दो, वहां पे एक ही कंपनी रखो। राइट, तो ये टॉप 50 कंपनीज मैंने यहाँ पे आपको दी है दोस्तों। टेक्नोलॉजी में रूट मोबाइल, पर आप बोलो मैं एप्पल में 3 टका के बदले 1 टका डालू, रूट में 1 टका के बदले 3 टका डालू, नहीं चलेगा। एप्पल को क्यों 3 टका है, उसका मार्केट बड़ा है दोस्तों। रूट में क्यों 1% है, एक नेगेटिविटी थोड़ी है, क्योंकि खाली मैसेजिंग रिलेटेड प्रोडक्ट पे भी है, ये प्रूव तो करे, दूसरे बिजनेसेस बढ़ाए तो सही, हम यहाँ भी 3 टका डालेंगे। राइट, अभी के लिए 1% इनफ है। टाटा एलेक्सी सॉफ्टवेयर में 1%। बायोटेक्नोलॉजी दोस्तों ध्यान रखे, बायो को उनका वेटेज 3% से घटा के 1% किया है, डेप बढ़ रही है, ग्रोथ नहीं आ रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी घट रही है। राइट, तो हमने 1% किया हुआ है। देखो आपके पास चॉइस नहीं है, बताओ फिर मेरे को बायोटेक्नोलॉजी में बायोकॉन के अलावा किधर डालोगे, यू डोंट हैव एनी चॉइस। बायोकॉन भी अच्छा नहीं कर रहा है, तो इनको स्ट्रगल है, ऐसा नहीं है कि बहुत इजी बिजनेस है ये दोस्तों। यहाँ पे बहुत कॉस्ट होता है यहाँ पे दोस्तों, मैन पावर पे भी। राइट, क्योंकि पढ़ा लिखा इनको स्टाफ चाहिए बायोटेक्नोलॉजी की कंपनियों में, तो चैलेंजेस है। नो प्रॉब्लम, 1% इज इनफ। अपोलो हॉस्पिटल यानी हेल्थ केयर फैसिलिटीज, 1% आप डाल सकते हो दोस्तों, इंडिया की सबसे बड़ी हॉस्पिटल। देखो डीवीज में मैं ज्यादा पैसा नहीं डाल सकता हूँ,
राइट। 2% इनफ है क्योंकि एक छोटी कंपनी है, कोई बड़ी कंपनी अच्छी है नहीं फार्मा में, राइट, जहां पे हम बहुत कॉन्फिडेंस रख सके। तो छोटी कंपनी में डाल रहे तो 2% इज इनफ, राइट, क्योंकि ये मैच्योर सेक्टर है, राइट। यहाँ पे आप एक मल्टीनेशनल में भी डाल सकते हो, तो 1% मैंने लिखा है। आपको लगता है नहीं पीयूष भाई एक में डालना है, हटाओ फाइजर, खाली डालो डीवीएस में, डिवीज में, तो आपका पोर्टफोलियो कंसोलिडेट होगा, राइट। इंफ्रा में अगेन सुप्रीम इंडस्ट्री 1%, या एस्ट्रल भी अच्छी चॉइस है, दोनों मत ले लो यार, या तो सुप्रीम या एस्ट्रल। अगेन इंफ्रा टेलीकॉम में भारतीय एयरटेल, नो डाउट अबाउट इट, बढ़िया ग्रोथ कर रही है दोस्तों, रखना ही चाहिए, 1% इज इनफ। सेरामिक में कजारिया सेरामिक, राइट, पर फिर घर पे भी कजारिया ही लगाना है ना। टायर में बालकृष्ण, ये ऑटो का एक पार्ट है। इंडिगो एयरलाइंस में दोस्तों, जिया एयरलाइंस एक इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है दोस्तों। अभी भी अगर हम एयर पैसेंजर देखें तो इंडिया में होगी भीड़ हर एयरपोर्ट पे, लेकिन ये लोवेस्ट है। यूएस का पॉपुलेशन हमसे 3 गुना कम, उनका एयर पैसेंजर हमसे डबल। दोस्तों चाइना हमारे जितना पॉपुलेटेड, हमसे डबल। दोस्तों इंडिया में ये गैप फील होगा दोस्तों, ह्यूज ग्रोथ आना चाहिए एयरलाइन में। पर दोस्तों यहाँ पे नेगेटिविटी भी है, हाई डेप्ट, हाई लीज, कंसिस्टेंसी कम है, तो ½ डालो ना। डिफेंस में दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे बढ़िया है, ½ आयरन एंड स्टील में दोस्तों चॉइस नहीं है आपके पास, सब डेप बर्डन वाले, तो जेएसडब्ल्यू अच्छी, ½ इज इनफ। रियल एस्टेट में गोदरेज प्रॉपर्टी, आप ओबेरॉय में भी डाल सकते हो, लोढ़ा में भी डाल सकते हो, कोई भी एक कंपनी रखो, ½ इज इनफ। गेल यूटिलिटी में दोस्तों घर घर पाइपलाइन पहुंच रही है अभी, तो ½ इज इनफ। अब ये जो सब कंपनी हमने बताई दोस्तों, आप इर्द गिर्द कंपनी ले सकते हो, वेटेज प्लस माइनस कर सकते हो, पर ओवरऑल प्रॉफिटेबल कंपनियां चाहिए। आप खाली 10 कंपनी में डाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, राइट, पर कम डाइवर्सिफिकेशन होगा, रिस्क बढ़ेगा, बराबर है। ये कंपनियों में डालोगे दोस्तों, एक चीज तय है, कंसिस्टेंट पैसा मिलना है। देखो टेस्ला वर्ल्ड नंबर 1 बनी है, पिछले हफ्ते आप लोगों ने देखा, पर दोस्तों फिर भी आप टेस्ला को गूगल, अमेजोन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट से कंपेयर नहीं कर सकते हो। 10 साल पुराने स्टॉक होल्डर टेस्ला के हैं, 10 साल पुराने स्टेक होल्डर ये 5 कंपनी के हैं, एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, बर्कशायर, इन सब के। बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये जो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल वगैरह कंपनी के जो स्टेक होल्डर है, ये हर साल कमा रहे हैं, कैश फ्लो है, हर साल इनकी बैंक में पैसे आए हैं। कल कुछ प्रॉब्लम भी हो जाए ना तो भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि गूगल के स्टेक होल्डरों ने कमा लिया तगड़ा, उनको कमाने के लिए शेयर बेचने की जरूरत नहीं है, उतना तगड़ा कैश फ्लो है। लेकिन दोस्तों टेस्ला दूसरी तरफ हम देखें तो आपका भाव जबरदस्त है, लेकिन आप कैश फ्लो जीरो है। एम आई राइट और रॉन्ग? तो हम खुश कब होंगे, कैश फ्लो हमारा कब आएगा, जब शेयर बेचेंगे तब, राइट। क्यों इतना ज्यादा है? क्योंकि भविष्य में उम्मीद है कि कैश फ्लो जबरदस्त रहेगा। एक जमाने में एप्पल का भी नहीं था, एक जमाने में अमेजोन का भी नहीं था, पर दोस्तों आज जबरदस्त कैश फ्लो हुआ है। वैसा ही आज टेस्ला के साथ है दोस्तों, अभी कैश फ्लो नहीं है, भविष्य में आएगा ये उम्मीद है, पर कुछ प्रॉब्लम होते हैं तो सीधा शेयर होल्डर की वैल्यू जीरो हो जाती है। वैसे दोस्तों कई बाजार में दूसरे प्रोडक्ट भी पनक रहे हैं जहां पे कैश फ्लो जीरो है, खाली भाव पे उनकी वेल्थ डिपेंड है। ऐसी कंपनियां, ऐसी प्रोडक्ट से दूर रहो दोस्तों। गोल्ड कम से कम हम खरीदते हैं, मैं मानता हूं भाव पे ही डिपेंड है, पर जो हम पहनते हैं वो भी कैश फ्लो ही है, कम से कम फायदा तो हुआ कि नहीं। पर वो चीजों में आप पैसा डालोगे जहां पे सिर्फ भाव है, तो आपका पैसा है, भाव नहीं है तो पैसा नहीं है, वो रिस्क है। ये जो भी कंपनियां मैंने बताई ये कैश फ्लो वाली है, हर साल बैंक में पैसा क्रेडिट हो रहा है दोस्तों आपके, राइट। सो डिस्क्लोजर बता दूं दोस्तों, डू नॉट बाय और सेल बिकॉज मैंने कहा है। अपना दिमाग लगाइएगा, डेटा देखिएगा, अच्छा लगे तो इन्वेस्ट कीजिएगा दोस्तों। हम तो बरसों से इन्हीं कंपनियों में एडिशन कर रहे हैं, नहीं, पर आपको अपने हिसाब से सोच के डिसीजन लेना चाहिए दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, जबरदस्त दिवाली रहे।
हर दिवाली में आप कंपनियां डिस्कस करो पर कंपनियां चेंज ना हो। हम ट्रेडर थोड़ी ना है यार कि आज ये कल वो, आज इंट्राडे कर दिया, बीटीएसटी कर दिया, राइट? यही कंपनियां है दोस्तों। आज आपने जो पैसा लगाया है, ये उम्मीद रखो कि हर साल पैसे मिलेंगे। हम जरूर कहते हैं कि 10 साल मिनिमम होना चाहिए शेयर बाजार में, पर ये जरूरी नहीं है 10वें साल पैसा मिलेगा। हम पैसा लगाते, हर साल बैंक में पैसा क्रेडिट होता है डिविडेंड के रूप में, और ये बढ़ता रहता है। तो कोई 10 साल वेट करने की जरूर नहीं है, पर 10 साल चाहिए कम वॉलेटिलिटी के लिए। एक बार आपके कुछ साल निकल गए तो पोर्टफोलियो में वॉलेटिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, राइट फ्रेंड्स? सो दिस वाज ऑल फॉर मी। वैकेशन पे जाना हो वैकेशन पे जाइए, दिवाली एंजॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी। बोलो मेरे साथ अगेन सब लोग, जय हिंद।